यदि आप एयरफोर्स एग्जाम दे रहे हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो फिजिक्स के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने तैयार की एक ऐसी पीडीएफ जिसमें फिजिक्स के पिछले 5 सालों में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का टॉप सॉल्यूशन विद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया गया है। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे ही आप एक सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट करते हो, मैं आपको तुरंत ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, वही कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को सबसे पहले देखिए। एक क्लास भी यदि कंप्लीट देख लेना आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास में कंटेंट में दम मिलेगा आपको, और एक एक क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर होता जाएगा, और एक एक क्वेश्चन को इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा मैं कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे। देखिए, केवल कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि हर एक कंसेप्ट पर प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करते हो, तब आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल स्थायी हो जाता है दिमाग में। और ये प्रैक्टिस करवाएगा कौन? तो मैं आपको ये प्रैक्टिस कराऊंगा। यदि आप एक सब्सक्राइब एक वीडियो पर कर देते हो, तब यदि आप इस चैनल पर एक भी सब्सक्राइब कर दोगे और एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे। कल राहुल भाई ने कमेंट किया था, मेरे को मजा आ गया उनके कमेंट्स को पढ़कर। ऐसे ही आप प्यारे प्यारे कमेंट करिए। आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करते हैं। इस पूरी पीडीएफ जिसमें टॉप सॉल्यूशन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, इसे तुरंत के तुरंत टेलीग्राम चैनल पर। बस आप मेहनती स्टूडेंट्स हो और आप मुझे मोटिवेट करते हो, तो आपके कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, क्वेश्चन 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 11वां क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी उन क्वेश्चन को साथ साथ कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखना आप टॉप सॉल्यूशन, आपको पता चल जाएगा कि सच में क्लास में दम है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन में प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक पी प्रकार का है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि पी प्रकार का अर्धचालक कैसे प्राप्त होगा आपको। तो देखिए, ध्यान रखना, जो 14वां समूह है उसमें आते हैं आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम तत्व। क्या क्या आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जैसे ही 14वें समूह में आप 13वें समूह की कोई भी अशुद्धि मिलाते हो, 13वें समूह का मतलब क्या है? 13वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बैंगन, आलू, गोभी, इन थेला। तो ये आते हैं सारे के सारे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये सारे के सारे तत्व 13वें समूह में आते हैं। जब आप 14वें समूह में 13वें समूह की अशुद्धि मिलाते हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हो तो होता क्या है? आपको प्राप्त होता है पी प्रकार का अर्धचालक। आपको क्या प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होता है पी प्रकार का अर्धचालक। और पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? तो पी प्रकार के अर्धचालक में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालकों में इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसे प्राप्त होगा। तो 14वां समूह है जिसमें आपके जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप 15वें समूह की कोई भी अशुद्धि मिलाते हो। 15वें समूह में कौन कौन से तत्व है? 15वें समूह में आपके हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी और बिस्मत। देखिए, एक है नाइट्रोजन, एक है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत।
जब आप ये वाले तत्व इसमें मिलाते हो तब आपको प्राप्त होता है n प्रकार का अर्धचालक। 15वें समूह के अशुद्धि मिला रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पंचसंयोजी। जब आप पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हो तब आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ध्यान में रखना, कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है? तब आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। और n प्रकार के अर्धचालकों में क्या बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और क्या अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं? तो पॉइंट ध्यान में रखना, n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो इनमें n प्रकार के अर्धचालकों में होल्स होते हैं। होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। क्लियर है? तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को आसानी से फोड़ सकते हो। आपको पूछ ले यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाया जाता है बोरोन तो आपको कैसी अशुद्धि प्राप्त होगी, किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? आप तुरंत कह दोगे कि पी प्रकार का अर्धचालक। आपको कहेगा कि जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है तो कैसा अर्धचालक प्राप्त होगा? तो पी प्रकार का अर्धचालक। पूछ ले जर्मेनियम में गैलियम मिलाया जाता है तो कैसा अर्धचालक प्राप्त होगा? पी प्रकार का। पूछ ले जर्मेनियम में इंडियम मिलाया जाए तो कैसा प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? पी प्रकार का। ऐसे ही आपको पूछ ले कि यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में आपको पूछ ले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिलाया जाता है तो कैसा अर्धचालक प्राप्त होता है? एन प्रकार का अर्धचालक। क्लियर है? तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से फोड़ दोगे। आपको ध्यान में रखना है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन प्रकार का अर्धचालक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर यही पूछता है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आपको प्राप्त करना है। अरे क्या प्राप्त करना है हमें? अभी देखते हैं क्वेश्चन को और फोड़ते हैं तुरंत के तुरंत। इसने कहा कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना है, यानी आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनमें आपको इन्हीं में से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनमें से ही कोई तत्व मिलाओगे तभी आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। यानी कि आपको पी प्रकार का प्राप्त करना है तो जर्मेनियम में बिस्मथ के साथ मिलाया जाता है। तो देखते हैं, जर्मेनियम तो है आपका यहाँ पर, इसमें बिस्मथ मिलाया जाता है। अरे बिस्मथ मिलाओगे तो वो पंचसंयोजी अशुद्धि हो जाएगी, 15वें समूह की अशुद्धि हो जाएगी। तब तो आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। तब तो आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ए तो गलत है। बी को पढ़ते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन कहाँ है? तो ये रहा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 14वें समूह में है। सिलिकॉन में एंटीमनी के साथ मिलाया जाता है। अरे एंटीमनी कहाँ है? तो ये रहा एंटीमनी, ये भी पंच संयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं। इसका मतलब ये भी n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए पी प्रकार का अर्धचालक। इसका मतलब बी भी नहीं होगा। तो हम सी को पढ़ेंगे। अब सी में क्या है कि जर्मेनियम में गैलियम मिलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जर्मेनियम में जैसे ही आप गैलियम मिलाओगे, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे, तब आपको कैसा अर्धचालक प्राप्त होगा? तब आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जर्मेनियम को गैलियम के साथ मिलाया जाता है तो हमें कैसा प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये जर्मेनियम है, इसमें जैसे ही आप गैलियम मिलाओगे तब आपका पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। बताइए मेरे को पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो ध्यान में रखना, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? समझ में आ गया? कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो ना तो एक सब्सक्राइब अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए जरूर करना। एक सब्सक्राइब करते हो ना, मैं एक एक सब्सक्राइबर और एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो आपको जरूर एक सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना। यदि आप सपोर्ट करोगे ना तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। फिजिक्स में आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब देखिए यहां पर मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है ताकि मेरा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स भी बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ऑब्टेन्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑफ पी टाइप्स, यानी पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, जर्मेनियम इज डोप्ड विथ गैलियम, जर्मेनियम को किससे डोप्ट करोगे, गैलियम से, तब आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इतना ही नहीं, अब देखिए जो पीडीएफ से वापस पढ़ेंगे और आप मेहनती बच्चे हो, मैं तुरंत के तुरंत पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर ज्वाइन कर देना, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी ताकि आपको क्वेश्चन को नोट नहीं करना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखा और पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर पढ़े, तुरंत के तुरंत सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक भी पैसा भी पे नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब करना है। देखिए उत्तर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम को गैलियम के साथ मिलाया गया है, जर्मेनियम को गैलियम के साथ मिलाया गया है। पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी का मतलब है 13वें समूह की कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है, किसमें, जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। अब गैलियम एक त्रिसंयोजी तत्व है, बताइए मेरे को त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से हैं, तो बैंगन, आलू, गोभी, इनथेला, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम। जरूरी नहीं है आपको गैलियम ही पूछ सकता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, बोरोन मिलाया जाता है, कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से कर सकते हो। इनमें से कोई भी तत्व मिलाया जाएगा ना, फिर भी आपका त्रिसंयोजी अशुद्धि ही मिलाई जाएगी, तब आपको एन प्रकार का नहीं प्राप्त होगा, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। यहां पर देखिए गैलियम एक त्रिसंयोजी तत्व है, इसीलिए जर्मेनियम में गैलियम मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, बाकी तो सभी पंचसंयोजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखना इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप गलत नहीं करोगे। सारे के सारे ये जो प्रकाश वाला ऑप्टिक्स का जो पार्ट है ना, उसका काफी पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में, इस प्रकार आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाऊंगा ना तो प्रैक्टिस के साथ आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और रेगुलर क्लास जो स्टूडेंट्स अभी से लेना स्टार्ट कर देगा ना, सच बता रहा हूं, एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस कर लेगा कि आप ऑटोमेटिक आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इतने प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट पढ़ते हो ना विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तभी आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो पाता है। केवल चैप्टर वाइज करते जाओगे, कंसेप्ट पढ़ते जाओगे ना, तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हालांकि मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स कैसे भी कर सकता है, आप मेरे साथ मेहनत करोगे ना तो सच में आप में जितना हो पाएगा उतना प्रयास करूंगा आपके लिए। बस आप सब्सक्राइब जरूर करना एक चैनल को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्थिति आपको बताना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन आया है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया है, तो इसको कंप्लीट समझा देता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बात फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से सघन से आई है सघन में ही लौट जाती है, तो उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हुआ? अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए पूछ लेता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या क्या है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए। और सेकंड क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए,
प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब देखिए, क्रांतिक कोण में बार बार बोल रहा हूं, तो क्रांतिक कोण होता क्या है इसको समझते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण का वह मान जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जहां अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्लियर है? अपवर्तन कोण का वह मान जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, जहां अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण के लिए। अब आपको कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के नाम बताइए। जैसे आपको पूछ ले हीरे का चमकना। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। हीरे का चमकना किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर ये किस पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर पूछ ले, प्रकाशिक तंतु पूछ ले, तो ये भी किस पर होते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है। अरे मरीचिका भी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मरीचिका क्या होती है? मरीचिका होती है जैसे बहुत अधिक धूप है तो आप देखते होंगे जो रोड होती है वहां पर आपको लगता है कि आगे पानी है ना? आपको ऐसा महसूस होता है ना कि हो सकता है आगे पानी है। तेज धूप होती है तो आपको लगता है कि आगे पानी का आभास होता है, वही होती है मरीचिका। तो आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। पूछ ले मरीचिका किस कारण होती है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पूछ ले हीरे का चमकना किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर आधारित होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। क्लियर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो क्वेश्चन है उसको पढ़कर आप ही आंसर दोगे, बिल्कुल आसानी से आंसर दोगे। आपको पूछा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्थिति क्या है? प्रकाश सघनता से विरलता माध्यम तक यात्रा करना चाहिए। पहला ही कथन बिल्कुल करेक्ट कथन है भाई, कि प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। यही तो कंडीशन पड़ी थी कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी को पढ़ते हैं, क्या है? प्रकाश को विरल से सघन माध्यम में जाना चाहिए, गलत है। सी क्या है? आपतित कोण क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। अरे आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा सॉल्यूशन? मजा आया ना? यदि मजा आ रहा हो ना क्लास को लेकर, तो आप एक सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना। देखिए यहां तक यदि आपने क्लास को देखी है, इसका मतलब जरूर आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा है एयरफोर्स में सिलेक्शन लेने का। अदरवाइज क्लास को यहां तक टिकना मुश्किल होता है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, इसीलिए आपने यहां तक वीडियो को देखते हुए पहुंचे हो, तो जरूर मैं आपको प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा और अधिक मेहनत करूंगा। हालांकि मेरे को समय लग जाता है, इसीलिए एक दिन में एक ही वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं। द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, सघन से विरल माध्यम में। यहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया आपको कि प्रकाश को सघनता से विरलता माध्यम तक यात्रा करनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहला है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ए और बी दोनों ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। कैसा भी क्वेश्चन आएंगे तो मेरे सिर फोड़ देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ले रखे हैं, हर एक टाइप को कवर किया गया है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरे चैनल पर आप जुड़े हो ना, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिजिक्स में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समान रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रकाश का
अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन होता है तो होता क्या है? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तब क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब ये सघन से विरल में प्रवेश करती है, जैसे ये सघन है और सघन से यदि नीचे मान लो विरल है, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अरे विरल सघन ये होते क्या है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। विरल होता है जहां पर कण होते हैं दूर दूर, सघन होता है जहां पर कण होते हैं पास पास। जैसे बात करें यहां पर, जैसे वायु है तो वायु हो गई विरल माध्यम, और सघन माध्यम जैसे आपको जल ले लिया तो जल हो गया सघन माध्यम। यदि हम जल और कांच की तुलना करें तो जल क्या हो जाता है? जल और कांच में आप बताओगे कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। तो कांच सघन हो जाएगा और जल विरल हो जाएगा, क्योंकि जल में कांच की तुलना में कण दूर दूर है और कांच में निकट निकट है। तो विरल सघन का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कौन से क्या होती है। अपवर्तन के नियम वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या होता है? साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट, जो नियतांक होता है उसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहां पर हमें क्या पूछा था कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा जो गुणधर्म है वो समान रहता है। तो ध्यान में रखना है, जब ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तब आपका आवृत्ति वो अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति नो चेंज रहेगी, आवृत्ति आपकी चेंज नहीं होगी। बाकी तो बदलता क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए समय लगता होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन में जब 5-5, 10-10 कंसेप्ट पढ़ोगे ना तभी आपको मजा आएगा। आप बताओ, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन कौन सी राशियां बदल जाती है? तो तरंग दैर्घ्य जो लैम्बडा है वो चेंज हो जाता है। वेग है, प्रकाश का जो किरण है उसका वेग है वो भी चेंज हो जाता है। वेग, तरंग दैर्घ्य ये तो चेंज हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति है वो समान रहती है। तो क्या प्रकाश का वेग? नहीं, प्रकाश का वेग बदल जाता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, यानी कि क्या पता चला प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया अपवर्तन के नियम, सघन, विरल सब माध्यम आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक इसका एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया आपको। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। तो इसमें क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो प्रकाश की आवृत्ति है वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन क्या है? प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है तो उसका वेग, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, स्रोत पर निर्भर करती है, इसलिए यह अपरिवर्तित यानी कि समान रहती है। क्लियर है? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो बिल्कुल आपको बोरिंग भी फील नहीं होगी, काफी सारे कंसेप्ट सीखोगे। और आप चैनल को सपोर्ट करते रहना, बस जल्द से जल्द हमारे 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। और आपके सपोर्ट के कारण पॉसिबल है, यदि आप चाहोगे तो जल्द ही हम 1 के सब्सक्राइबर तक भी पहुंच जाएंगे। सब कुछ आपके कारण ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत फोड़ते हैं क्वेश्चन को। साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं 5:3
में है उनके अंदर अतिरिक्त दबाव का अनुपात क्या है। यानी कि साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य आपसे पूछा है। अब देखिए साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य का फॉर्मूला क्या होता है, डेल पी इज इक्वल टू 40/R होता है। हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और दाब आधिक्य का अनुपात पूछा है, यानी कि P1/P2 पूछा है। तो क्या हो जाएगा, देखो व्युत्क्रमानुपाती है तो R2/R1 हो जाएगा, यानी 5:3 है तो इसका उल्टा कर दीजिए 3:5 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, 3:5 ए ऑप्शन में दे रखा है, यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था दाब आधिक्य का, तो 40/R होता है साबुन के बुलबुले के लिए अतिरिक्त दबाव का। P1/P2 क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या, तो R2/R1। आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा था, R1/R2 का अनुपात दे रखा था 5:3, तो उल्टा हो जाएगा 3:5। क्लियर है, यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है और ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब का फॉर्मूला होता है 40/R। अब हमें पता है कि जो P है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो P1/P2 आ जाएगा, R2/R1 हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, श्यान तरल में एक निकाय स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, यदि निकाय का त्रिज्या को 2 गुना हो जाता है तो उसका टर्मिनल वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए टर्मिनल वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2/9 ईटा R² ρ माइनस सिग्मा, ये होता है फॉर्मूला टर्मिनल वेग का। क्या होता है, टर्मिनल वेग का फॉर्मूला होता है 2/9 R² ρ माइनस सिग्मा बटा 9 ईटा, ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, तो यहां पर देखिए त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, v है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब आपने त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, तो इसका टर्मिनल वेग क्या हो जाएगा, अब 2 गुना किया इसका मतलब 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4R² हो जाएगा। इसका मतलब टर्मिनल वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, तो टर्मिनल वेग का फॉर्मूला होता है 2/9 R² ρ माइनस सिग्मा बटा ईटा। यहाँ पर v है वो R² के समानुपाती है, वेग को 2 गुना करते ही, जो त्रिज्या को 2 गुना करते ही वेग कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन है 4 टाइम्स करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि जो पीडीएफ से वापस पढ़ेंगे वो प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं हो। 2/9 R² ρ माइनस सिग्मा बटा ईटा हो जाएगा। यहां से स्पष्ट है कि टर्मिनल वेग त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, त्रिज्या को 2 गुना करोगे तो वेग 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं ना, तो आप ज्यादा से कम 2 अपने जो साथी भाई पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर करना। हर विद्यार्थी यदि 2 स्टूडेंट्स को भी शेयर करेगा, फिर भी कम से कम 300-400 स्टूडेंट्स हमारी क्लास उन तक पहुंचेगी और उनको भी फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विराम अवस्था में एक आवेश डैश निर्माण करता है। कहने का मतलब है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो हमें जब आवेश आया है तो आवेश में स्थिर आवेश, गतिमान आवेश, त्वरित आवेश, इन तीनों कंसेप्ट को सीखते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ध्यान में रखना, स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो एक समान वेग से गतिमान आवेश है, एक समान वेग से गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछता है त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है,
विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। तो तीनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तो एक क्वेश्चन आया है, लेकिन एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान रूप से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करता है। अब आप मेरे को बताइए, यहां पर आया विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले बताइए, विराम आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है आपका भाई यहां पर भी आपको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन से संबंधित सभी कंसेप्ट को फोड़ेंगे। यहां पर एक नाम आया है विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है, तो मेरे को आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुणधर्म बताने हैं जो मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताए थे। बताइए, पूछ लेता है क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके कुछ गुणधर्म बताइए। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहली बात है ये उदासीन होती है। उदासीन होती है इसका मतलब है कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो निर्वात में गति कर सकती है, निर्वात में गति कर सकती है। तीसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि निर्वात में जो गति कर रही है वो किस वेग से गति कर रही है? तो ये प्रकाश के वेग, प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर सकती है। प्रकाश के वेग से निर्वात में गति कर सकती है, इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। और चौथा भी ध्यान रखते हो कि इसमें विद्युत क्षेत्र के घटक और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक है, विद्युत क्षेत्र के घटक और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक है वो कैसे होते हैं? तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। डायरेक्ट पूछ लेता है, विद्युत चुंबकीय तरंग में पूछ लेता है कि ये निर्वात में गति कर सकती है या नहीं कर सकती है, इन पर आवेश क्या होता है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान में रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन पर आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होती है। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों से ही प्रभावित नहीं होती है, निर्वात में गति कर सकती है। वेग है वो प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती है। और इसके दोनों जो घटक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक है, वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर तो केवल हमें पूछा था कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सारे के सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है ना, तो इस वीडियो पर एक सब्सक्राइब करके मेरे को हिंट दे देना कि सर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट का रिप्लाई भी मैं देता हूं। आपके जब प्यारे कमेंट्स देखता हूं ना, मोटिवेट हो जाता हूं कि सच में मेहनती स्टूडेंट्स है। पढ़ाता तो मैं ऑफलाइन भी हूं, लेकिन ऑफलाइन से ज्यादा सीरियस बंदे मेरे को यहाँ पर ऑनलाइन में मिल रहे हैं। देखिए, आवेश आया तो आवेश को मात्रक भी बता दो, क्या फर्क पड़ता है आपकी? अरे आवेश का मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक है, कूलाम होता है। अरे विमा भी बता दो ना, आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा होती है A1 T1 है, आवेश की विमा होती है A1 T1। अरे आवेश आया है तो मेरे को बताओ कि आवेश राशि कैसी है? बताओ, सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि होती है। अरे ये सदिश अदिश क्या होते हैं? सदिश होता है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश होते हैं। और अदिश होता है जिनमें दिशा नहीं होती है। बताइए मेरे को, विभव कैसी राशि है? विभव कैसी राशि है? तो विभव एक अदिश राशि होती है। ये भी पूछा जाता है, विभव कैसी राशि है? विभव भी एक अदिश राशि होती है। बाकी सदिश राशियां तो आपको पता ही है, बल एक सदिश राशि होती है, त्वरण एक सदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है। लेकिन ध्यान रखना, चाल भी एक अदिश राशि होती है। अब क्वेश्चन जब आता है ना, तो सारे के सारे कंसेप्ट दिमाग में आते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों को इस प्रकार ट्रेंड कर दूं कि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन इतना मेरे पास स्टोरेज भी तो नहीं है, इसमें इतना स्टोरेज नहीं है कि ज़्यादा लंबी क्लास खींच सकता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इसका इंग्लिश में क्या क्वेश्चन लिख रखा है वो भी पढ़ सकते हो। ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, रेस्ट जो चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, जब कोई आवेश स्थिर या विराम अवस्था में है तो वह अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान रूप से वेग से गतिमान है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्लियर है, मजा आ रहा है ना? यदि मजा आ रहा है ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल जोश जुनून जज्बे के साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर डरोगे नहीं, क्योंकि आप धर्माराम सर के शेर हो ना, क्वेश्चन को फोड़ दोगे तुरंत के तुरंत। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि बल का समीकरण दे रखा है। एक्स अक्ष के अनुदिश बल की दिशा में गतिमान एक निकाय पर कार्य कर रहा है, तो निकाय को x बराबर 0 से x बराबर 2 तक विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य का पता लगाना है। तो बल लगाया जाता है और उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला W बराबर समाकलन f dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बल के स्थान पर समीकरण दे रखा है, लिमिट दे रखी है इसने 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। बल का मान का समीकरण क्या है, समीकरण है 3a x स्क्वायर माइनस 3dx। बस आपको क्या करना है, इसका समाकलन करके और लिमिट रखते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन कैसे करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समाकलन नहीं आ रहा हो, देखिए मैं यहां पर बता देता हूं एक फॉर्मूला। जैसे आपको दे रखा है x की पावर n dx का समाकलन करना है, तो कैसे करोगे, तो x की पावर n का समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और प्लस में c हो जाता है। यहां पर देखिए n क्या है, n है जैसे कोई भी संख्या आपको पूछ ले कि x स्क्वायर है, जैसे x स्क्वायर का समाकलन करना है तो क्या करोगे, तो पावर में 1 जोड़ दो, x स्क्वायर में 1 जोड़ोगे तो 3 बट्टा में n प्लस 1 जो पावर आई है उसका भाग लगा दो, x क्यूब बट्टा 3 आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट पद होता है उसे बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर समाकलन करते हैं 3ax स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3a तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर dx यही कंडीशन हो गई, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x क्यूब बट्टा 3 हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस का साइन। अब जो 3dx है इसका जो समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा 3x। क्लियर है, अरे ऐसे 1dx इसका समाकलन क्या होता है, तो x हो जाता है, 3dx है तो इसका समाकलन हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर आपको लिमिट रखनी है, नीचे लिमिट रखनी है 0 और ऊपर लिमिट दे रखी है 2। तो सोल्व कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट, जहां x है वहां अपर लिमिट रखेंगे, फिर रखेंगे उसमें से घटाएंगे लोअर लिमिट। तो देखते हैं यहां पर 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट का मतलब x जहां है वहां पर 2 रखेंगे, तो देखिए a और 2 का होल क्यूब कितना होता है 8, यानी कि 8a हो जाएगा, ये लिख दिया 8a। और माइनस का साइन 3x के स्थान पर अपर लिमिट रखोगे 2, तो कितना हो जाएगा 8a माइनस 6। अब पहले अपर लिमिट पूरी रख दो, यहाँ पर इस समीकरण में ये लिख दो, उसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट 0 रखोगे, x के स्थान पर 0 रखोगे तो ये पद 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है आंसर आ जाएगा आपका 8a माइनस 6। कहां पर है, a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, और c में दे रखा है 8a माइनस 6। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, कार्य का बल लगा रहे हो और उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तभी आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। आप dx का लिमिट दे रखी थी 0 से 2 तक लगानी है, 0 से 2 तक लिमिट लगा दी, समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 8a माइनस 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आपका फॉर्मूला लगा दिया, आप dx 0 से 2 तक लिमिट लगानी है। पहले समाकलन कर दिया, एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो गया, x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस का 3 का
3x हो जाएगा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओगे तो 8 ये -6 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी प्रकाश वर्ष के संबंध में कथन दे रखे हैं कि क्या यह यानी कि प्रकाश वर्ष खगोलीय समय यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मापने की खगोलीय समय मापने की इकाई है, तो गलत है। प्रकाश वर्ष, अरे वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष को देखकर ऐसे मत समझा करो कि यह समय की इकाई होगी, ये कंफ्यूज कर देता है। प्रकाश वर्ष, अरे वर्ष को ये देखकर समय मत कर देना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। बी को पढ़ते, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। अरे बिल्कुल करेक्ट, दूसरा कथन बिल्कुल दिया है सही। प्रकाश वर्ष को मत देखना, वर्ष देखकर समय मत कर देना मेरे दोस्त, गलती बिल्कुल नहीं करने भी नहीं दूंगा। गलती करोगे कहां से, जब आपने अभी से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, एग्जाम तक तो आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे। तीसरा कंसेप्ट है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक जूलियन वर्ष में निर्वात में यात्रा कर रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश द्वारा एक जो जूलियन वर्ष में निर्वात में तय की गई जो दूरी है वह प्रकाश वर्ष के बराबर ही होती है। दूसरा और तीसरा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बी और सी दे रखा है, दूसरा और तीसरा कथन वो करेक्ट हो जाएगा। ए में तो सभी कथन सही है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन से में दे रखा है दूसरा और तीसरा कथन, सी ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश वर्ष है वो एक दूरी का मात्रक है, ध्यान में रखना है। पूछ ले 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 1 लाइट ईयर बराबर, तो ध्यान में रखना 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होता है। ये थोड़ा संख्यात्मक मान ध्यान में रखना, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू। क्लियर है। पूछ ले ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, तो आपसे ऐसा पूछ ले कि जो प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। दूरी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो तो है पारसेक। पारसेक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो फर्मी है, वो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। पूछ ले एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, तो ध्यान में रखना 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है एक फर्मी के इक्वल। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। हालांकि मैं भूलने तो नहीं दूंगा, बार बार रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपको क्लास पूरी देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगला। इससे पहले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से कथन हो जाएंगे आपके सही। एक लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे सॉल्यूशन टाइप किया है। ये जब टाइप करते हैं तो समय काफ़ी लग जाता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस आप एक सब्सक्राइब कर दिया ना तो मैं निश्चित रूप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। प्रकाश वर्ष समय मापने की नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई है मेरे भाई। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी खगोलीय दूरियों का मात्रक है, ये कथन दूसरा बिल्कुल सही है। और परिभाषा के अनुसार जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की गई कुल दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, जो पहला कथन था वो गलत था। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कार्नो इंजन से क्वेश्चन है, और मैं कहता हूं कार्नो इंजन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आपको लगता है आपका भाई क्वेश्चन को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे। 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 327 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता क्या है? कार्नो इंजन की दक्षता पूछिए, तो कार्नो इंजन की दक्षता पूछिए तो सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में बदल दीजिए। सबसे पहले 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदलोगे तो क्या करोगे? केल्विन में बदलने के लिए 233 में जोड़ दो,
कितना हो जाएगा 7 और 3 10, और ये भी हो जाएगा 10 और 2 2 4, यानी कि 400। 127 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर हो जाएगा? 400 केल्विन के बराबर हो जाएगा। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर दो। 327 है, उसे में भी 273 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, 600 केल्विन। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो 273 आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। वैसे 273.15 जोड़ते हैं, लेकिन आप 273 डिग्री जोड़ते हैं, आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। अब कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करनी है, तो दक्षता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना है। एक तो इट्टा बराबर W/Q। यहां पर जब आपको कार्य पूछता है, दक्षता दे रखी होती है, तब ये फॉर्मूला लगा देना। यहां पर तो आपको क्या दिया? टेम्परेचर दिया है। ध्यान रखना, यहां पर टेम्परेचर दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? इटा बराबर 1 - T2/T1। इटा बराबर 1 - T2/T1 लगाना है। अरे यहां पर T2 T1 सर है क्या, ये तो बताओ हमें। T1 होता है स्रोत का ताप, यह होता है स्रोत का ताप, और स्रोत हमेशा उच्च ताप T1 पर कार्य करता है। स्रोत हमेशा उच्च ताप T1 पर कार्य करता है। ध्यान रखना, स्रोत से आप कितनी भी ऊष्मा ले सकते हो। स्रोत है वो कितनी भी ऊष्मा है वो दे सकता है आपको। और T2 होता है सिंक। T2 है वो निम्न ताप T2 पर कार्य करता है सिंक। और सिंक क्या करता है? भंडारण करता है। भंडारा नहीं करता है भाई, भंडारण करता है। यानी कि ये अपने अंदर कितनी भी ऊष्मा है वो रख सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो ये हमेशा निम्न ताप T2 पर कार्य करता है। ये जो की पॉइंट बोल रहा हूं ना, ध्यान में रखना है। स्रोत हमेशा उच्च ताप T1 पर कार्य करता है, सिंक हमेशा निम्न ताप T2 पर कार्य करता है। सिंक है वो कितनी भी ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, स्रोत कितनी भी ऊष्मा दे सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो निट्टा बराबर 1 - T2 सिंक निम्न ताप पर कार्य करता है। निम्न ताप कौन सा है? 400 है या 600? 400। इसका मतलब 400 बट्टा T1 कितना हो जाएगा? उच्च ताप T1 पर स्रोत कार्य करता है, तो T1 उच्च ताप कितना है? 600 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, और जब आप सोल्व करते हो तो 2 बार कट कर दो, 2/3 आ जाएगा। 1 में से 2/3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/3 आ जाएगा। अब प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 33.3% आ जाएगा। अरे 1/3 की फ्रैक्शन दे रखी है, परसेंटेज में बदलोगे तो 33.3% आ जाएगा। क्लियर है? 100 में 3 का भाग लगाओगे तो 33.3% आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है। निट्टा बराबर 1 - T2/T1। T1 स्रोत का ताप होता है, स्रोत हमेशा उच्च ताप T1 पर कार्य करता है, सिंक निम्न ताप T2 पर कार्य करता है। डायरेक्ट मान रखा, सोल्व किया तो आपको प्राप्त हो गया 33.3%। सॉल्यूशन पसंद आए ना तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 327 डिग्री सेंटीग्रेड इज 33.3%। यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले तापमान को केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ दिया, 400 केल्विन आ गया, ये 600 केल्विन आ गया। अब ईटा बराबर 1 - T2/T1 फॉर्मूला लगा दिया। T2 का मान रख दिया, T1 का मान रख दिया। जब सोल्व करोगे तो 33.33% हो जाएगा प्राप्त। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर टाइप को कवर किया गया। मिक्स प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं और ये 49 मिनट तक की क्लास देखी है, वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। उसका नाम मैं अगली क्लास में लूंगा, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट है वो कंप्लीट क्लास को देख रहे हैं। क्वेश्चन है, जब हम ध्रुवों से
विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो जी का मान डैश होता है। आपको ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हो तो देखिए ध्रुवों का जी का मान, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है तो अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है कम होता है। तो अब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाओगे तो जी का मान घटता जाता है, जी का मान घटता जाता है। और जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तब जी का मान बढ़ता जाता है। पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने पर जी का मान घटता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है बिल्कुल। हर एक क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये हर एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पूछ ले पृथ्वी की सतह पर तो आपको पता है 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या होता है? तो जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। पूछ लेता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान घटता है। हाँ, ऊपर जाने पर जी के मान में नीचे जाने की गहराई में जाने की तुलना में अधिक कमी होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यहाँ तो हमें डायरेक्ट पूछा था कि ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर जी का मान क्या होगा? घटता है। ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर ही कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे ना तब जी का मान बढ़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है। एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया आपको। पृथ्वी के आकार, घूर्णन और अंडाकार शेप के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसलिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। यहाँ पर लिखा है ना, देखो ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अरे ऐसा होता क्यों है? चलो कंसेप्ट बता ही देता हूँ। अभी मैं कुछ 2-4 मिनट और क्लास ले सकता हूँ, उसके बाद में इसमें स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो फिर क्लास है वो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगी। मैं कोशिश करता हूँ इसका कंसेप्ट बताने की। जैसे ये पृथ्वी आपकी, तो पृथ्वी के आकार के कारण, घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पोल है, ध्रुव है, और यहाँ पर ये विषुवत रेखा है। यहाँ पर क्या है? भूमध्य रेखा कह सकते हो या विषुवत रेखा। आप बताओ कि यहाँ पर त्रिज्या स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? GM/r² होता है। अब बताओ त्रिज्या ये वाली ध्रुवों की ओर वाली त्रिज्या अधिक है या विषुवत रेखा से ये त्रिज्या अधिक है? तो आप कहोगे कि सर जी ये जो त्रिज्या है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अधिक है, यानी विषुवत रेखा के लिए जो त्रिज्या r का मान अधिक है, r अधिक है विषुवत रेखा पर। इसका मतलब है g क्या हो जाएगा? कम। यही तो मैं कह रहा हूं कि ध्रुवों पर तो अधिक होता है लेकिन विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अब त्रिज्या अधिक होगी तो g का मान कम हो जाएगा। वही हमें ध्रुवों की बात करें तो इसकी तुलना में ये देखो r कम है। जब r कम हो जाएगा तो g का मान अधिक हो जाएगा। यही कहा है कि ध्रुवों पर सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर r कम हो जाएगा तो g अधिक हो जाएगा। तो कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो कैसी लगी आज की क्लास? यदि प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्लास और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो ना, और यहाँ तक यदि आपने क्लास को कंप्लीट देखा है तो एक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और एक दोस्त में ज़रूर शेयर करना। बस यही चाहिए। बाकी मैं आपको टॉप से टॉप कंटेंट, इससे भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल कंसेप्ट के साथ
प्रैक्टिस करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मैं चार्ज नहीं लेने वाला हूं। इसीलिए ये जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।